आरपी सिंह साहब, आप आ गए हैं? हाँ सर। चलिए तो चालू करते हैं। बाकी लोग भी ज्वाइन हो ठीक जाएंगे, है। कल का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सर। अब हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था, ये कोऑर्डिनेट्स बनाना, जॉइंट कोऑर्डिनेट और मेंबर इंडाइसेस। हाँ सर। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंटिलीवर स्लैब। मेरा कैंटिलीवर स्लैब 1.6 मीटर है और हाँ कैंटिलीवर सर। स्लैब मेरा 3.1 है। ठीक है, स्पैन ऑफ द थ्री पॉइंट गर्डर। वन सर, सेंटर टू सेंटर गटर है ना सर? हाँ, सेंटर टू सेंटर ऑफ गर्डर ही हमारा स्पैन माना जाता है। हाँ सर। और स्पैन ऑफ द टोटल गर्डर जो है वो 18 मीटर है। एवरेज थिकनेस ऑफ द डेक सेंट्रल पोर्शन हमने 240 ली है। एवरेज हाँ। थिकनेस ऑफ डेक हॉन्च 490 है। ये आप यहां से देखेंगे तो ये हॉन्च का पोर्शन जो है, इसकी हाँ एवरेज सर। एवरेज कर दी गई है। और एवरेज थिकनेस हाँ। एट गर्डर सपोर्ट एंड सपोर्ट जो है हमारा, ये 0.2 0.1 और यहाँ पे 0.24 का एवरेज टोटल डेप्थ यहाँ तक ले ली गई है। ये हाँ। ये बेसिकली होता क्या है कि देखो, ये 0.49 और 0.454 हम लोग इसलिए करते हैं। हम इसको 0.24 भी रख सकते थे, कैंटिलीवर पोर्शन 0.24 है, बीच का पोर्शन हाँ। 0.24 है, तो हम इसको 0.24 भी रख सकते थे। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा हॉगिंग मूवमेंट जो आता है यहाँ पे, अगर आप हाँ देखेंगे सर। तो यहाँ पे हमारा हॉगिंग मूवमेंट आएगा हाँ सर। गर्डर के ऊपर। यहाँ पे कुछ ऐसा हाँ। हॉगिंग मूवमेंट जनरेट होगा और यहाँ हाँ। सैगिंग रहेगी, यहाँ हॉगिंग आएगी। तो हाँ। जहां हमारा हॉगिंग मूवमेंट रहेगा वहां पे मेरा ये जो थिकनेस, एक्स्ट्रा थिकनेस हम पकड़ रहे हैं, ये हाँ। हाँ। उसको थोड़ा नलीफाई करेगा। मतलब हमारे जो कैलकुलेशंस होंगी उसमें थोड़ा हम कम वो होगा। तो इसीलिए हम इसको यहाँ थोड़ा थिकनेस ज्यादा कर लेते हैं। अगर आप 0.24 भी रख लो तो भी कोई बात नहीं, उसमें क्या होगा, थोड़ा रेनफोर्समेंट ही बढ़ता है। अच्छा, हाँ सर। दूसरा, हमने कल बी इफेक्टिव के बारे में बताया था। बी इफेक्टिव का ये यहां से ले लेते हैं। हाँ, ये तो IRC 6 से लिए है ना सर? नहीं, IRC 112 से लिया गया है। अच्छा, वन वन तो हाँ, वो तो लोडिंग है। IRC 6 से 6। हम लोडिंग लेंगे। ये हाँ, देखिए बी लोडिंग वो टायर इफेक्टिव का। में। हाँ, हम्म। बोलिए। वो हम टायर का जो हम ले रहे थे कल, वो IRC 6 से ले रहे हाँ, थे। टायर का वेट जो ले रहे थे वो IRC। हाँ। देखिए बी इफेक्टिव में हमारा एक अल्फा होता है, ये एक वैल्यू दी हुई है कोड में, IRC 112 में अभी दिखाएंगे। ए हम्म। ए जो है हमारा डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम द सीजी। तो ये सीजी, डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ द कंसंट्रेटेड लोड फ्रॉम द सपोर्ट। मतलब मान लीजिए अभी हमारा ये लोड है, ये हाँ पॉइंट सर। पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो इसका हाँ। हाँ। डिस्टेंस यहां से इस नियरेस्ट सपोर्ट से ये कितनी दूर पे है, ये इसको हम ए लेते हैं। अच्छा। यहाँ पे 0.07 है, तो हाँ। हमारे इस केस में ये ए 0.07 रहेगा। ये बदल, ए जो है वेरिएबल है, हाँ। मल्टीप्लाइड बाई 1 - A/L0। ए अगेन मेरा डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम द सपोर्ट है। L0 हाँ। जो है मेरा 3.1 मीटर जो इफेक्टिव स्पैन है हाँ। वो है। प्लस B1 जो है, ये मेरा ब्रेथ ऑफ द कंसंट्रेटेड लोड। जो अभी हम आगे डिस्कशन जब करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, ये ऐसे ही रीड कर देते हैं। हाँ, ब्रेथ ठीक सर। ऑफ द D1 कंसंट्रेटेड सर। एरिया ऑफ द लोड, आई द डायमेंशन ऑफ द टायर ओवर द रोड सरफेस इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द स्पैन। ये स्पैन अभी हमारा कौन सा है, स्पैन हमारा, स्पैन हमारा ये 12.5 नहीं नहीं, है सर। स्पैन हमारा 3.1 है। अच्छा, थ्री पॉइंट ट्वेल्व वन 12.5 तो ओवरऑल स्पैन हो गया। अभी हाँ। हाँ। स्पैन अंडर कंसिडरेशन इज 3.10। L0 इज द इफेक्टिव स्पैन। हम्म। ठीक है। और ठीक सर, क्लियर हो गया सर। तो प्लस ट्वाइस द
मतलब इसमें स्पैन की कैलकुलेशन कुछ भी नहीं फर्क पड़ती, आप उसको 12 मीटर पकड़ लो कि 3 मीटर पकड़ लो कि कुछ भी पकड़ लो, क्योंकि ये कह रहा है कि स्पैन के राइट एंगल में हमें लेना है। मतलब हाँ। अगर हम इसको व्हाइट बोर्ड पे अगर ड्रॉ करें, एक, अभी जैसे ये डायग्राम कल का बना हुआ है, अभी हाँ सबका है। अभी इसमें आप अगर देखेंगे तो मेरा स्पैन जो है वो ऐसे है, ये मेरा स्पैन है ना। हाँ हमारे अभी डिजाइन कंसिडरेशन केस में वैसे तो ब्रिज का स्पैन यहां से यहां तक है, लेकिन अभी का हाँ। जो डिजाइन कंसिडरेशन है उसमें मेरा स्पैन ये है। तो ये कहता है बी इफेक्टिव निकालने के लिए स्पैन के परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, ये हो गया, ये वाला जो एरिया है, या ये वाली हाँ जो लेंथ है, दिस इज माई लेंथ परपेंडिकुलर टू द स्पैन ना। हाँ ये मेरे स्पैन को यही लोड जो है वो 90 डिग्री पे काट रहा है, ये वाला तो पैरेलल हो गया, हाँ जो हम लोगों हाँ। ने कल 1.08 डिस्कस किया ये था। तो हमने फिक्स, हाँ ये तो फिक्स रहेगा, ये चेंज होगी। हाँ, तो ये वाला लोड जो है ये चेंज होता रहता है। दिस इज हाँ परपेंडिकुलर टू द स्पैन, मेरे स्पैन हाँ के परपेंडिकुलर लोड ये है। हाँ। ठीक है। हाँ और सर। अल्फा की वैल्यू जो होती है दिस इज B/L0, यानी हमारे केस में अगर हम कहें, हमारा बी है 18 मीटर, अगर आप पकड़ लो डिवाइडेड बाई 3.1, तो ये वैल्यू आती है 5.8065। अब इसको हम लोग IRC 112 से देखते हैं, वो क्या कहता है। ये है हमारा B/L0 का टेबल। इसमें दो केस दिए हुए हैं, एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए दिया हुआ है और एक कंटिन्यूअस स्लैब, क्योंकि हमारा अब डेक अंडर कंसिडरेशन इज कंटिन्यूअस सपोर्ट, ये सिंपली सपोर्टेड हाँ नहीं है। तो फॉर द वैल्यू ऑफ 2 एंड अबव, इसकी अल्फा की वैल्यू हमेशा 2.6 ही रहती है। हाँ। ठीक है, तो ये वो तो हमने यहाँ, डायरेक्ट हम इसे टेबल से भी ले लेंगे, 2.6। हाँ मतलब आप टेबल, मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है कि ये कहीं 2 से कम तो नहीं हो रही। हाँ कम होगा तो फिर वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। 2 से कम हो रही होगी तो ये वैल्यू चेंज होगी, अगर 2 से कम नहीं होगी तो ये वैल्यू नहीं चेंज होगी। अभी हमारा हम्म। थिकनेस ऑफ वियरिंग कोड 50 mm है, और थिकनेस ऑफ हाँ डेक स्लैब 240। अब हाँ आते हैं इम्पैक्ट फैक्टर फॉर लोड कैलकुलेशन। IRC 6 में हर एक टायर क्लास के लिए नहीं, मतलब स्पैन और उस सबको रिलेट करके हम्म। 208 में इम्पैक्ट फैक्टर दिए हुए हैं कि हमको क्या इम्पैक्ट फैक्टर किसके लिए पकड़ना है। ये देखो, फॉर क्लास ए or class B loading, this impact percentage shall be determined from the curve fit. The impact fraction shall be determined from the following equation which are applicable for span between 3 and 45। तो हमारा स्पैन 18 मीटर है, तो ये इसके बीच में आता है। और हाँ हमें इम्पैक्ट फैक्टर जो लेना है वो ये लेना है 4.56 प्लस L। तो हमने वो यहाँ पे ले रखा है। अब इसमें भी दो केस बनते हैं, एक कैंटिलीवर का और एक कंटिन्यूअस का। हाँ एक तो हमारा इम्पैक्ट फैक्टर जो है कैंटिलीवर पोर्शन के लिए जो कोड कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपका कैंटिलीवर पोर्शन है तो इम्पैक्ट फैक्टर को 25% कम करना है। इफेक्टिव अच्छा। ओवरहैंग कैंटिलीवर 208.5 क्लॉज अगर आप देखेंगे, effective हाँ हाँ overhang of the cantilever arm reduced by 25% for load on the cantilever arms।
and the effective span between the support for load on the mean span। तो ये कोड कहता है कि आपको इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 25% कम रिडक्शन लेना है करना है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर के लिए। लेकिन हाँ। कंटिन्यूअस स्पैन के लिए आपको वो यही पकड़ना है 4.56, 4.5 डिवाइडेड बाई 6 + L। तो हम लोगों ने सर यहाँ सर यही किया। कंटिन्यूअस में ये निकाल करके और कैंटिलीवर में 25% कम कर देंगे इसी को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है अभी हम। इसमें हाँ एक एक और क्लॉज है जिसमें ये कहता है हाँ। कि इम्पैक्ट फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0.5, अच्छा अच्छा। है ना। हम्म। तो इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो हमें 0.5 से ज्यादा भी नहीं लेना है, और ये रिडक्शन अपने को करना है। तो यहाँ पे अभी हम अगर करें 4.5 डिवाइडेड बाई 6 + 1। 6 प्लस एल हमारा है 3.1। हम्म। तो अगर हम यही कर रहे हैं तो देखिए ये नीचे वाला आ जाएगा, 0.495 आ रहा है ना। हाँ। आप देखोगे तो ये 0.495 आ रहा है। हम्म। तो ये तो लेस हमारा देन पॉइंट नी- फाइव है सर। नहीं, लेस देन 0.5 होना चाहिए, ये तो एक कंडीशन है ही। लेकिन ये हाँ 4.5 जो है ये कंटिन्यूअस के लिए है। अगर हाँ हमको हाँ इसको वो करना है तो इस एच में, मतलब इस 3.1 में 0.75 का हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब ये 5 समथिंग आएगा। लेकिन हम क्योंकि हम्म, हमारी मैक्सिमम वैल्यू 0.5 की है, तो इसलिए यहाँ पे हाँ 0.5 आ रहा है। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ सर। इसलिए ये हम आपको करके दिखाए कि इसकी वैल्यू हम्म, 5 से ज्यादा आएगी, हाँ। बट इट शुड बी ज्यादा आएगी रिस्ट्रिक्टेड। तो भी 0.5 ही लेंगे ना सर। हाँ, तो हम 0.5 लेंगे। और हम्म, क्लास 70R बोगी के लिए ये कोड से ही हम देखते हैं। फॉर 70R लोडिंग फॉर स्पैन ऑफ 9 और मोर मीटर व्हील्ड व्हीकल के लिए वो कहता है सीधे आपको 25% लेना है। फॉर स्पैन अप टू 12 मीटर एंड इन अकॉर्डेंस विद द कर्व फिगर 9 फॉर स्पैन एक्सेस ऑफ 12 मीटर, हमें कुछ कम कर सकते हैं इसमें, लेकिन हाँ फिर वो बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आप सीधे 25 मीटर, हम यहाँ पे 25 पकड़ लेते हैं, 0.25। हाँ। अब आते हैं व्हील लोड ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स पे। हमारा डेक का जो डिजाइन हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ दो ही तरह का व्हील लोड पकड़ेंगे, जबकि मतलब कोड में तो 4 तरह का डिफाइंड है। एक हम लोग पकड़ेंगे क्लास A, हम्म। और एक हम लोग पकड़ेंगे 70R बोगी व्हील। हाँ और ऐसे तो कोड में 70R व्हील भी डिफाइंड है, 70R ट्रैक भी डिफाइंड है। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, क्लास A का जो लोडिंग होता है दैट इज 11.4 टन। क्लास B का जो लोडिंग होता है ये होता है 70R बोगी का 20 टन पर एक्सल। ये पर एक्सल की बात चल रही है, 11 टन पर हाँ एक्सल सर। और 20 टन हाँ पर एक्सल। 70R व्हील का जो होता है, 70R ट्रैक का तो 35 टन हो, नहीं 70R व्हील का शायद 35 टन होता है, और इसका कुछ 70 टन। 1 मिनट चेक कर। वर्ड कॉम्बिनेशन। ये देखिए यहाँ पे ये
मैक्सिमम बोगी लोड 20 टन दिया हुआ है, 70 आर हाँ। व्हील का 35 टन है, और हम्म। इसका 70 आर ट्रैक का भी 70 आर ट्रैक का 35 टन है। 70 आर व्हील का हमारा मैक्सिमम लोड जो है वो 17 टन है। अच्छा। ये इधर दिया है ना 70 आर हाँ व्हील। 17। हाँ 17। 70 आर व्हील की लोडिंग हमारी 17 टन की है। तो इधर हमने क्या किया था, 70 आर ट्रैक 35 टन है, ये बराबर है, ये 17 टन है। 70 आर ट्रैक जो है, 70 आर व्हील जो है ये 17 टन है, और 70 आर हाँ ट्रैक वो जो है 17। ये 35 टन है। 35 है। जबकि मतलब 70 आर ट्रैक की लोडिंग 35 टन है। हम इसको इसलिए नहीं लेते क्योंकि आप 70 आर ट्रैक देखेंगे तो ये बहुत लंबा अरेंजमेंट है, 4.57 मीटर। ये जैसे टैंक वैंक के जो चेन चलती है ना, हाँ हाँ। उसकी लोडिंग स्पेसिफिकेशन है ये 4.57 मीटर। तो हम क्योंकि पर मीटर आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो 4.57 का लोड अगर आप लगा भी दो तो वो पूरा आएगा हम्म। नहीं, पहली चीज। हाँ। तो इसलिए हम इसको, और इसको जब हम गर्डर का एनालिसिस करते हैं उसमें ये बोगी लोड ना चलाते हुए हम लोग 70 आर व्हील, 70 आर ट्रैक और क्लास ए व्हीकल चलाते हैं। उस समय इसको ना हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जब ये लोड डिफाइन होता है तो इसको 10 टुकड़ों में हाँ। बांट देते हैं, अलग अलग, 10 में या 5 में, जैसा भी मतलब आपका मन हो। तो इसको हाँ अगर हम एक्सेल पे वो करें तो इस ये लोडिंग हम लोग ऐसे कुछ कर देते हैं, ऐसे बनाते हैं, और इसमें ये इसको ऐसे करके टुकड़ों टुकड़ों में लगा देते हैं। डिवाइड। ठीक है। ये जैसे कि आपको ये दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे लोडिंग दिखाया ना, 8 टन, 12 टन, 17 टन, 17 टन, 17 टन, 17 टन, ये 70 आर व्हील की पूरी लोडिंग है। तो ऐसे ही हम इसको भी, ये जो बोगी ट्रैक वाला होता है इसको भी हम लोग ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं, जबकि बोगी लोडिंग में 20 टन है और ये सबसे ज्यादा होता है। हाँ ये मतलब डेक स्लैब के लिए यही लोड गवर्न करता है। बोगी लोड। बोगी लोड गवर्न करेगा आपका सैगिंग और हॉगिंग के लिए, और हम्म। क्लास ए जो लोड है वो गवर्न करेगा आपका कांटिलीवर पोर्शन के लिए, ये वाला लोड। हाँ। ये वाला जो लोडिंग है इसमें मैक्सिमम, ये हम 11.4 जो बोल रहे हैं वो पूरे का नहीं है, ये मैक्सिमम टायर प्रेस टायर का लोड है। इसमें दो टायर 11.4 के होते हैं, बाकी 2.7, 2.7, 6.8, 6.8, 6.8, 6.8 होता है। तो हम इसका मैक्सिमम पकड़ लेते हैं 11.4 से, और हाँ। बोगी का 40 टन, 20 टन वाला लोड हम हाँ। लोग यहां से पकड़ लेते हैं। और ये एक हम्म। एक्सल लोड है। एक्सल लोड बोलेंगे हाँ तो एक एक्सल में दोनों साइड के जो टायर लगे होते हैं ना, ये उसका लोड उन है। पे। तो ये एक टायर का लोड जो आएगा वो आपका आएगा 10 टन। हाँ दोनों का 20 है तो एक पर 10 आएगा। ठीक से क्लियर हो गया। ये वाला मेरी समझ में नहीं आता था फोटो देख के। है ना। हाँ। तो यहाँ पे क्लास ए लोडिंग जो हमने बनाई है, अगर यहाँ पे देखो तो ये दो से डिवाइड होगा। ये 5.7, 11.4 डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये 5.7 टन हमारा एक सिंगल एक्सल का लोड आ गया। और हाँ। बोगी लोडिंग मेरी 20 टन का एक एक्सल है, तो 20 को मैंने हाँ। डिवाइड कर दिया 2 से, तो मेरा एक सिंगल एक्सल पे लोड
10 10 टन आ गया। अब हम्म, इसको हम इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अभी वो इम्पैक्ट फैक्टर हम लोगों ने ऊपर निकाला 500, ये फॉर कैंटिलीवर पोर्शन इम्पैक्ट फैक्टर इनटू द लोड, फॉर कंटिन्यूअस पोर्शन इम्पैक्ट फैक्टर इनटू द लोड, ये आ गया। और फॉर 40 टन बोगी इम्पैक्ट फैक्टर इनटू द लोड आ गया। ये क्लियर है? हाँ अब क्लास ए लोडिंग, कांटेक्ट विथ परपेंडिकुलर टू द स्पैन, अभी जो हमने डिस्कशन किया था इसमें व्हाइट बोर्ड पे, ये हाँ परपेंडिकुलर है मेरा और ये पैरेलल हाँ पोर्शन है। तो परपेंडिकुलर टू द स्पैन जो है मेरा, वो है 250। ये कहाँ से आएगा? ये भी आपका आएगा आईएस कोड से ही, कुछ भी अपने को अपने मन से नहीं लेना है। IRC 6 में ये देखो, ये लिखा हुआ है B 250 और W 500। हाँ तो बी बी क्या है? अगर डायग्राम में हम देखें तो बी ये बोल रहा है यहाँ पे, हाँ। बी ये ये वाला है, और इसको पीपी में काटा है। तो बी क्या हो गया? पर ये स्पैन है मेरा, बी बी इज बी जो परपेंडिकुलर। टायर टच करेगा सर वो हो गया, और डब्लू हो गया टायर का विड्थ। हाँ, डब्लू कल जो हो बताया थे गया ना सर। टायर का विड्थ हो गया। नाउ मेरे परपेंडिकुलर टू द स्पैन जो है वो बी है। तो हाँ हमको जो वेरिएबल विड्थ निकालनी है, जो हमको वेरिएबल जो हमारा वेरी होगा वो ये वाला ही वेरी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द लोड पोजीशन फ्रॉम द नियरेस्ट सपोर्ट। बाकी ये वाला जो है ये हमारा 1.08 जो यहाँ पे निकाला गया है वो वही रहेगा। ये आपको समझ में आया? हाँ सर। 250 ही वाला जो साइड है ना। हाँ अभी हम लोग जो यहाँ पे, एक मिनट, ये जो 1.08 है ये तो हमारा फिक्स है। फिक्स हो गया सर। ये किसी भी पोजीशन पे हमारा लोड रहे बीम के, इसको एक नया बना देते हैं। ये मान लो अपना बीम है, यहाँ पे ये सपोर्ट लगे हुए हैं 2 3, जो भी है, ठीक है। अभी हाँ मेरा लोड यहाँ रहे कि मेरा लोड यहाँ रहे, कि मेरा लोड यहाँ रहे, मेरी ये वाली विड्थ, ये वाली विड्थ तो मेरी 1.08 फिक्स है। हाँ मेरा बदलेगा क्या? जो ये लोड इसके ऊपर आने वाला है, ये हो सकता है कभी 2 टन आ रहा है पर मीटर, ये कभी हो सकता है 2.5 टन पर मीटर आ रहा है। और इस ये वाला ही लोड हमारा बदलता है। और हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हमारा जो भी लोड है, जैसे और ये 11.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.7। अभी हम इसमें इम्पैक्ट फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। फाइव हाँ। पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई मेरा ये जो बी इफेक्टिव आ रहा है, हम्म, ये बी इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई ये 1.08। तो जो भी मेरा लोड आएगा टन पर मीटर स्क्वायर, उसको हम यहां लगाएंगे एज ए टन पर मीटर, क्योंकि हम पर मीटर विड्थ में एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ तो मतलब मेरा लोड आता तो है 5.7 टन पर, डिवाइडेड बाय दिस इन टन पर मीटर स्क्वायर। तो हम उसको 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो सेम ही रहने वाला है। हाँ। 1 से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे वो तो वैल्यू वही रह जाएगी। हाँ, तो ये चीज है। और मेरा डिस्टेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर लोड फॉर क्लास ए व्हीकल इज 1.2। ये भी हमको कोड ही बताता है, हम अपने से कुछ नहीं करते। ये देखो, ये 1.2 दिख रहा है आपको? हाँ। म- दो म- टायर के बीच का डिस्टेंस। हाँ मेरे दो टायर के बीच का डिस्टेंस नहीं बता रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमम
ये 11.4 और 11.4 दो लोड के बीच का डिस्टेंस मेरा 1.2 का है। वैसे तो किधर 3.2 भी हाँ, है, कहीं किधर 4.3 भी है, किधर 3.0 भी है, लेकिन जो हम लोड कंसीडर कर रहे हैं, मेरा 11.4। मैक्सिमम लोड। हाँ, मैक्सिमम लोड के टायर का दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.2 है। ठीक है। हाँ सर। और मेरा कंसंट्रेटेड लोड जो है वो 5.7 टन है। यहां तो हमने इम्पैक्ट फैक्टर के साथ ये लोड 8.55 आ गया ना, 8.519 जो भी आ गया, बट माई हम्म, कंसंट्रेटेड लोड इज 5.7 टन। हम्म, ये कुछ नहीं है, ये 11.4 डिवाइडेड बाई 2 है। हम्म। अब B1 क्या एक है? बेस पर आने वाला। B1 मेरा है थिकनेस ऑफ द गर्डर प्लस 2 टाइम्स द वियरिंग कोर्स। IRC वन थिकनेस। वन टू में आप देखेंगे तो ये यहाँ पे लिख रहा है, B1 is the breadth of the concentrated load in the area, the dimension of tire or track contact area over the road surface of the slab in the direction right angle to the span plus twice the thickness of the wearing coat और बेरिंग। surface finish। अगर इसके ऊपर हमारा कुछ अर्थ फिल होता, जैसे हाँ, तो वो कालवट भी आ जाता। कालवट के केसेस में होता है, तो हाँ, वो आ भी जाता। आएगा इसमें। एक मतलब अगर यहाँ पे हमारा 1 मीटर का अर्थ फिल होता तो ये वैल्यू बदल के हो जाती 1.050। ठीक है। हाँ सर। अब लेंथ ऑफ डिस्पर्शन अलोंग द स्पैन, ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको एक बार और डिस्कस कर देते हैं। दिस इज हम्म, मिनिमम ऑफ। अब कोड क्या कहता है कि ये दो दो मेथड है। अगर हम नीचे की लाइन पढ़ें तो प्रोवाइडेड दैट द इफेक्टिव विड्थ शैल नॉट एक्सीड द एक्चुअल विड्थ, कि मान लो हमने कोई एक इफेक्टिव विड्थ निकाल ली। ठीक है। हाँ। मान लो यहाँ पे हमने कोई इसके लिए हमने कोई एक विड्थ निकाल ली जो कि कुछ ज्यादा ही आ रही है, हो सकता है हम्म, 2.3 आ रही है, बट हम्म, इट शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल विड्थ। ये जो है ओवरलैप नहीं होना चाहिए कभी भी, या ओवरलैपिंग होगी तो उसके लिए कोड कहता है कि फिर आप इन दोनों लोड को P और इनका जो लेंथ है वो करो प्लस P2x करो डिवाइडेड बाई X1 प्लस X2 करके फिर आपको लोड लगाना है। तो इसको इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी इफेक्टिव वेट जो है, यहां से देखिए आप, इफेक्टिव वेट जो है ये मेरी इसकी क्लास ए व्हीकल के लिए 1.8 मीटर है। हम्म। तो ये 1.8 से हमेशा कम रहे, हाँ, इसके लिए हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है यहाँ पे। आप ये देखेंगे तो ये हमने क्या किया है, दोनों फॉर्मूले सेम ही है। 500 500 mm डिवाइडेड बाई 1000, इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस 2 into 250, जो हम हमारे स्लैब 240 स्लैब की थिकनेस, और हाँ। 50 mm हमारा जो वियरिंग कोर्स की थिकनेस है डिवाइडेड बाई 1000। या तो ये होगी, इसको हम स्प्लिट करके दिखा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कि हमारा लोड कभी ओवरलैप ना हो, इसके लिए हमने ये दो फॉर्मूले लगा रखे हैं इसमें। ये मीटिंग एंड होने वाली है तो आप दूसरे किसी से अभी उसी लिंक से फिर ज्वाइन कर लीजिएगा 10 मिनट में। अच्छा। हाँ, ठीक है। ये क्या हुआ? हाँ, अच्छा, इक्वल टू नहीं लगाया। तो ये 1.08 वैसे भी आ रही है। अगर बाई हाँ, चांस ये 1.08 की जगह 1.89 आ जाती, हाँ, तो ज्यादा हो जाता है तो। तो मेरे 1 पॉइंट। इफेक्टिव से ज्यादा हो जाती, तो उसके लिए हम लोगों ने इसको इसी फॉर्मूले को
क्या किया है, मतलब बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं, वो दूसरा ही कुछ कर लेते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि हम इफेक्टिव वेट को ही रिस्ट्रिक्ट कर देना। हाँ। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इफेक्टिव वेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 1.44 पे, कि अगर हाँ। 1.8 के, मतलब 1.44 से अगर कभी भी ये ज्यादा आए, जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला B+L0, बी इफेक्टिव, हम्म। अगर कभी भी मेरा इससे ज्यादा आ रहा है 1.44 से, तो ये वैल्यू मेरी 1.44 पे ये रिस्ट्रिक्ट ये कर। वो काम कर। ठीक है, हाँ सर। मतलब अगर हम ये देखें कि, एक मिनट कलर चेंज करके करते हैं, मेरा ये जो सेंटर है और मेरा ये जो टायर का सेंटर है, इसके बीच की स्पेसिंग 1.8 है। अगर ये 1.8 बोलेंगे तो ये मेरा सेंटर हो गया, हाँ। ये 900 इधर है और ये 900 इधर है। ठीक है, अगर हम्म। मेरी इफेक्टिव वेट 1.44 से ज्यादा आ रही है इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं 1.44 मैक्सिमम, कि कभी भी यहाँ पे ये ओवरलैप ना करे, क्योंकि 1.44 होगा तो ये आधे से 700 इधर आएगा। हाँ, 900 के अंदर में रह गया 700। हाँ, 700 इधर आएगा तो फिर वो हमेशा 900 के 720, अंदर ही 720। रहेगा। तो ये हम हाँ। इफेक्टिव वेट को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं, और इसका करने का भी एक फायदा है कि मान लो मेरा इफेक्टिव वेट आ रहा है 1.6, लेकिन मेरे लोड का रिस्ट्रिक्शन मैंने, ये जो है ये 1.6 आ रहा है, तो मेरा लोड जो है वो 5.7 टन है, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 1.08 होना है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कुछ कम ही आएगी। अगर मैं इसी को हम्म। 1.4 5.7 डिवाइडेड बाई 1.44 और 1.08 कर दूं, तो इसकी वैल्यू कुछ कम आएगी, क्योंकि हम इसको डिवाइड कम से कर रहे हैं। नहीं, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, लोड, मेरे लोड, ज्यादा आ जाएगी सर। इसकी इसकी वैल्यू लेकिन लोड की ये ज्यादा इससे कम आएगी है ना। और इसकी लोड की वैल्यू कम रहेगी हमेशा। तो मैं अपना हम्म। लोड बढ़ा रहा हूं तो इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। हम्म। आप लोड कम नहीं कर सकते, आप लोड बढ़ा सकते हो। समझ में आया? और हाँ सर। ये इफेक्टिव वेट जो हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसका भी अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला सेम ही है। ये मेरा हम्म। 500 500 mm है, डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 2 इंटू 240 mm, प्लस मेरा 50 mm वियरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1000। इस टोटल को 2 से डिवाइड करके, और 1.8, ये 1.8 आप देखेंगे तो ये 1.8 जो हमने अभी आपको दिखाया था क्लास ए का टायर टू हाँ। टायर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। ये आप समझ रहे हैं? हाँ सर। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे मेरा लोड जो डिस्पर्स होने वाला है ऐसे, यहाँ पे पेन नहीं चलेगा इसके ऊपर, बट चलना तो चाहिए। मेरा यहाँ से ये और यहाँ से ये कभी भी अगर इससे ज्यादा आ रहा है 1.8 से, मतलब 0.9 से, तो मैं हम्म। उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ 1.44 से, कि ये यहाँ से 700 ही रहे, और 720 यहाँ से रहे, और ये यहाँ से 720 रहे। तो हाँ। दोनों लोड ओवरलैप किसी कंडीशन ना। में नहीं होंगे। ठीक है, हाँ। ठीक सर। ये समझ में आ गया ना, ये एक इम्पोर्टेंट हाँ। चीज है। हम्म। एक्चुअली ये लोडिंग हमको पहले नहीं समझ में आता था, आज क्लियर हो गया। हम अब डायग्राम देख करके कंफ्यूज हो जाते थे और यही कैसे निकालना है। सेम चीज हम लोगों ने यहाँ भी की है, जब हम दूसरे साइड का लोड निकाल रहे हैं, जो कि वेरी हम्म। होगा B इफेक्टिव 1
बी इफेक्टिव प्लस 1.2। अब यहाँ पे फैक्टर जो है वो चेंज हो गया, 1.2 का आ गया, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि इस डायरेक्शन में मेरा जो लोड है वो 1.2 मीटर के दूरी पे है, और इस हम्म। डायरेक्शन में जो मेरा लोड है वो 1.8। 1.8 मीटर के दूरी पे है। तो यहाँ पे हमने वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। बी इफेक्टिव 1 इज इक्वल टू बी इफेक्टिव प्लस 1.2, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया है, इफ बी इफेक्टिव इज ग्रेटर देन 1.2, कि ये जो है, मतलब अभी आपको ऐसे ही एक यहाँ पे अगर हम ऐसे ये बना दें और ये मेरा टायर बन जाए, ये मेरा टायर हो गया, ये 500 है और ये 300 है। हाँ। अब अगर इस 300 को जोड़ने के बाद में किसी भी, मतलब ये जो डिस्पर्शन निकलना है, ये लेंथ, ये अगर किसी भी केस में मेरा 1.2 से ज्यादा आ रहा है तो मैं इसको 1.2 से कम में रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा इस फॉर्मूले के साथ में, ताकि ये लोड और ये जो दूसरा वाला व्हील का लोड है ये कभी ओवरलैप ना हो। अगर ये ओवरलैपिंग अलाउ करते हैं तो फिर वो होता है कि P इंटू x1 प्लस P इंटू x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 करके फिर हमको ये पूरा लोड एक साथ ऐसे लगाना पड़ता है। नहीं तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारा लोड है वो 1.08 पे यहाँ से लगेगा और ये 1.08 यहाँ से लगेगा। ये क्लियर है? हाँ सर। तो अब चलते हैं हम लोडिंग के लिए। यहाँ पे बी इफेक्टिव का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है और कांटिलीवर का भी दिया हुआ है। अब हमको इसमें जरूरत क्या क्या की है, हमको यहाँ चाहिए अल्फा, उसको हम ए लिख देते हैं। अल्फा जो है, थोड़ा बड़ा कर दे, ए जो है वो हमारे पास पहले से है हाँ। 2.6। ठीक है, नहीं अल्फा हमारे हम्म। पास, दिस इज अल्फा। अगर इसको चेंज करना हो अल्फा में तो इसको आप यहाँ पे आइए, कुछ मत करिए, एक्सेल में सिंबल में चले जाइए। हम्म, ए को वो अल्फा कर देगा। ठीक है, ए हमारे पास निकला हुआ है, दैट इज, ए हमारे पास अभी नहीं है यहाँ पे, ये डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द नियरेस्ट सपोर्ट है। L0 हमारे डिस्टेंस। पास दिया हुआ है, L0 इज इक्वल टू 3.1 मीटर्स। ठीक है, प्लस B1। हाँ। B1 क्या है? B1, B1 इज इक्वल टू 0.24 प्लस, या इसको ऐसे कर लेते हैं, 240 प्लस 50 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई